एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें प्रकाश की गति तक पहुंचना चाहिए। अतीत में यात्रा करने के लिए हमें प्रकाश की गति को पार करना होगा। समय यात्रा के लिए वर्तमान रिकॉर्ड धारक सर्गेई क्रिकेलेव है। उन्होंने लगभग 17,450 मील प्रति घंटे की कक्षा में लगभग 337 मिलियन मील की यात्रा की है। भविष्य में कुल 0.02 सेकंड तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि अब से वो 1 सेकंड के 200वें हिस्से में एक कदम उठाता है, इससे पहले कि आप उसे ले जाते देखें। भविष्य की समय यात्रा संभव है, जैसा कि आप व्याख्या करते हुए देखेंगे। लेकिन किसी ने अतीत में यात्रा नहीं की है। कोई भी ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम प्रकाश अवरोध को तोड़ न दें, जैसा कि निम्नलिखित प्रमाण आपको दिखाएंगे। 10. बूटस्ट्रैप विरोधाभास। इस शब्द का नाम रॉबर्ट हेनलिन की लघु कहानी बाय हिज बूटस्ट्रैप्स से लिया गया है। वाक्यांश अपने बूटस्ट्रैप्स द्वारा अपने आप को ऊपर खींचो एक आत्मनिर्भर प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके लिए किसी बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है। वैकल्पिक इतिहास समय यात्रा की एक लोकप्रिय अवधारणा है और यह बदलते इतिहास के आधार पर केंद्रित है, चाहे गलती से या जानबूझकर। इसके माध्यम से वापस यात्रा करते समय इसका एक प्रतिवाद ये दावा है कि एक समय यात्री इतिहास में जो भी परिवर्तन करता है ठीक वही होता है जो हमेशा होना चाहिए था। लेकिन विरोधाभास का एक पहलू जिसे ये प्रतिवाद संबोधित नहीं करता है वो साधारण तथ्य है कि समय के माध्यम से यात्रा करने वाली कोई भी वस्तु स्वयं सामान्य रूप से उम्रदराज होती है। एक व्यक्ति हमेशा जवान रहने के लिए प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकता। वो 10 साल बाद पृथ्वी पर वापस आ सकता है जबकि पृथ्वी की आयु 1000 है, लेकिन वो अभी भी 10 साल बड़ा है और अंततः मर जाएगा। वही निर्जीव वस्तुओं के लिए जाता है। मान ले कि आप अपने ऑस्कर स्वीकृति भाषण को खो देते हैं, तो आप अपनी टाइम मशीन में पहुंच जाते हैं और 30 मिनट वापस उस समय तक यात्रा करते हैं जब आप अभी भी जानते हैं कि कागज की शीट कहां है। इसे पुनः प्राप्त करें और इसे वितरित करने के लिए भविष्य में वापस लौटे आपके लिंकन प्रदर्शन के लिए। लेकिन इस बिंदु पर यात्रा की अवधि के लिए समय के माध्यम से यात्रा करने वाली कोई भी वस्तु अब इतिहास पर खुद को प्रभावित नहीं करती है। 100 मिलियन वर्षों के बाद कागज की वो शीट धूल में मिल गई है, जैसा कि यात्री ने किया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन और ऑस्कर उसी व्यक्ति को जाता है जो अब इसे बिना भाषण के स्वीकार करता है, क्योंकि यह भविष्य में उसके पास लौटने के लिए इतिहास के बाहर मौजूद नहीं है। आइए अब इतिहास के माध्यम से वापस यात्रा करने वाली सूचना की अवधारणा पर विचार करें। मान लें कि आप टाइम मशीन का आविष्कार करते हैं और इसका उपयोग 1000 साल पीछे यात्रा करने के लिए करते हैं। आप समय यात्रा के ज्ञान को उस समय के लोगों के साथ साझा करते हैं और वे इसका उपयोग टाइम मशीन का आविष्कार करने के लिए करते हैं। 1000 साल बाद आप टाइम मशीन का आविष्कार करते हैं, समय में वापस जाते हैं और इसी तरह अब हमारे पास एक समस्या है। चूंकि किसी चीज की एक से अधिक उत्पत्ति नहीं हो सकती है, समय यात्रा के आविष्कार का प्रभावी रूप से कोई नहीं है और यह एप्लीकेशन 0 से विभाजित करने के समान ही अपरिभाषित है। 9. कमजोर लौकिक सेंसरशिप परिकल्पना। स्टीफन हॉकिंग ने अपना करियर ब्लैक होल के साथ काम करते हुए बिताया है और हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उनके काम पर आधारित है। एक ब्लैक होल की सतह घटना क्षितिज है और एक बार जब कोई वस्तु इसे पार करती है और छेद में प्रवेश करती है तो ये हमारे स्पेस टाइम सातत्य में मौजूद नहीं रहती है। यह अत्यधिक गुरुत्व द्वारा ऊर्जा के एक असीम रूप से पतले स्ट्रैंड में खींचा जाता है जिसे एक विलक्षणता कहा जाता है। हॉकिंग के काम का सिद्धांत है कि केवल एक ब्लैक होल की प्रचंड ऊर्जा ही एक विलक्षणता पैदा कर सकती है। कमजोर लौकिक सेंसरशिप परिकल्पना का दावा है कि ब्लैक होल द्वारा छिपी कोई विलक्षणता नहीं हो सकती है और इस प्रकार कोई विलक्षणता कभी भी नहीं देखी जा सकती है। विलक्षणता ब्रह्मांड विज्ञान का एक प्रमुख चर्चा बिंदु है, क्योंकि ब्लैक होल का एक सिद्धांत उन्हें गुरुत्वाकर्षण के रूप में चित्रित करता है जो इतना मजबूत है कि वे किसी भी वस्तु को प्रकाश से तेज गति प्रदान करते हैं। विलक्षणता एक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण का इंजन है। इसलिए यदि कोई अंतरिक्ष यान प्रकाश अवरोध को तोड़ना चाहता है तो उसे केवल एक ब्लैक होल के माध्यम से यात्रा करने की आवश्यकता होगी और दूसरी तरफ से उभरने पर अभी भी इस गति से यात्रा करेगा, अर्थात एक अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति से आगे बढ़ाना ताकि वो कर सके अतीत में किसी बिंदु पर पृथ्वी पर लौटे। लेकिन कोई भी वस्तु ब्लैक होल की विलक्षणता से नहीं बच सकती। यहाँ द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन करते हुए पदार्थ को वास्तव में नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जब तक ब्लैक होल के बाहर विलक्षणताओं का अस्तित्व साबित नहीं हो जाता तब तक अतीत में यात्रा करने का ये तरीका असंभव है। 8. कालक्रम संरक्षण अनुमान। इसे हॉकिंग ने स्वयं देखा था और इसमें संख्याओं के बिना बहुत सारा गणित है। संक्षेप में अनुमान के लिए आवश्यक है कि बंद समयबद्ध वक्र जैसी कोई चीज न हो। CTC किसी भी वस्तु का बंद पथ है क्योंकि यह 4 आयामी स्पेस टाइम के माध्यम से यात्रा करता है। यदि पथ वस्तु को उसके आरंभिक बिंदु पर वापस लाता है
तो पथ को बंद कहा जाता है। सीटीसी मौजूद होने पर कोई गणितीय सिद्धांत अभी तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यदि उनके अस्तित्व का प्रदर्शन किया जाता है तो हॉकिंग का अनुमान स्पष्ट रूप से गलत है और अतीत में यात्रा संभव हो सकती है, शायद अगली प्रविष्टि के माध्यम से। यदि सीटीसी मौजूद नहीं है तो अनुमान सही है और हॉकिंग कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में इतिहासकार संरक्षित है। ये पता लगाने का हमारा सबसे तात्कालिक मौका है कि सीटीसी मौजूद है या नहीं। क्वांटम ग्रेविटी में निहित है ब्रह्मांड की सभी 4 शक्तियों को एक ही ब्लूप्रिंट में संयोजित करने के लिए समर्पित गणित की शाखा जो मैक्रोस्कोपिक और उप परमाणु दोनों पैमानों पर सभी भौतिक कानूनों का वर्णन कर सकती है। 4 बलों में शामिल है कमजोर बल जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर कक्षा में रखता है, सितारों में हाइड्रोजन सम्मिलन की शुरुआत करता है और सभी उप परमाणु कणों के रेडियोधर्मी क्षय का कारण बनता है। मजबूत बल जो नाभिक के रूप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है। विद्युत चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत विद्युत चुंबकत्व को छोड़कर सभी का समाधान करता है। क्वांटम गुरुत्व एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए गुरुत्वाकर्षण के अलावा सभी को समेट लेता है। जब तक क्वांटम ग्रेविटी का पूरी तरह से पता नहीं लगाया जाता है तब तक सीटीसी की केवल परिकल्पना की जा सकती है और उनकी अनुपस्थिति में अतीत में यात्रा नहीं की जा सकती है। 7. वर्महोल भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करते हैं। समय यात्रा के बारे में हमारी सारी समझ इस बात पर आधारित है कि हम ब्रह्मांड के भौतिक गुणों और अंतःक्रियाओं के बारे में क्या जानते हैं। हमने सूक्ष्म पैमाने पर भौतिकी के नियमों का वर्णन करने के लिए वर्तमान में भौतिकी से अलग गणित की एक शाखा तैयार की है और हम इसे क्वांटम भौतिकी कहते हैं। ये शाखा दृढ़ता से आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज के अस्तित्व को प्रमाणित करती है, जिसका नाम उन 2 वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है जो उनके बारे में हमारी समझ के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। वे अधिक लोकप्रिय रूप से वर्महोल कहलाते हैं और वे छेद हैं जो स्पेस टाइम के कपड़े से फट गए हैं। यदि हम उनका उपयोग कर सकते हैं तो 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी अब एक सीधी रेखा नहीं बल्कि शून्य होगी, जो मूल बिंदु पर और गंतव्य बिंदु पर स्पेस टाइम को पंचर करने के कारण होती है, जैसे कागज की एक शीट के माध्यम से छेद करना। तब स्पेस टाइम को प्रभावी रूप से तब तक मोड़ा जाता है जब तक कि 2 बिंदु ओवरलैप न हो जाए और यात्री ए से बी से होकर गुजरता है और स्पेस टाइम अपनी मूल स्थिति में प्रकट हो जाता है। कोई भौतिक गति नहीं होती है, लेकिन गंतव्य ज्ञात ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हो सकता है और अंतरिक्ष यान ने न तो प्रकाश की गति को पार किया होगा और न ही प्रकाश की गति को पार किया होगा, बल्कि बस टेलीपोर्ट किया होगा। ऐसा लगता है कि प्रकाश की गति से पूरी तरह से बचकर अतीत में यात्रा करने की संभावना है, लेकिन वर्महोल के अंदर क्या चल रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है। भौतिकी के पास कोई विचार नहीं है, सिवाय इसके कि भौतिकी के नियम मौजूद नहीं है जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, या वर्महोल के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। यदि हम वर्महोल्स के माध्यम से यात्रा को भौतिकी की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं तो हम शुरू में इस मुद्दे को संबोधित नहीं कर रहे हैं और अभी तक एक वर्ग को नहीं छोड़ा है। 6. भविष्य से कोई पर्यटक नहीं। आइए गणित से थोड़ी राहत लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग समेत उच्च गणित समुदाय में सैकड़ों लोगों द्वारा दृढ़ता से आयोजित एक सिद्धांत यह है कि हमारे पास पहले से ही सत्यापन योग्य सबूत है कि कोई तेज से प्रकाश यात्रा नहीं हो सकती है। भविष्य में कोई भी हमारे बीच चलने वाला नहीं है, कम से कम जहां तक हम जानते हैं। इसके लिए बैठकें निर्धारित की गई हैं और शिक्षाविदों और विज्ञान कथाओं के सादे पुराने प्रशंसकों ने भाग लिया है, जिसमें वे बैठक में आने वाले आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हुए इस विषय पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। विचार यह है कि भविष्य में लोग इन बैठकों के बारे में उसी तरह जानेंगे जैसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। ये हमारे लिए इतिहास है। इसलिए यदि समय यात्रा कभी वास्तविकता बन जाए तो यात्रियों को निष्पक्ष रूप से वर्तमान में प्रतीक्षा कर रहे लोगों के पास वापस लौटना चाहिए और इसे साबित करना चाहिए। अब तक निश्चित रूप से ऐसा नहीं हुआ है और चूंकि हम यहाँ भविष्य की संपूर्णता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अब से लेकर समय के अंत तक भविष्य के प्रदर्शन के दौरान कई बिंदुओं से बहुत सारे यात्री होने चाहिए। अपने अतीत में कई बिंदुओं पर इसकी एक मजेदार आलोचना ये सवाल है, दुनिया में कोई हमारे समय की यात्रा क्यों करना चाहेगा? 1 सितंबर 1939 समझ में आता है, लेकिन आज अगर वे हमें किसी बात की चेतावनी देते तो वह क्या होती? क्या वे वास्तविक विश्व शांति को प्रभावित करने के बारे में कुछ शानदार दर्शन के साथ लौटेंगे? 5. जुड़वां विरोधाभास। यह विरोधाभास भविष्य में यात्रा के साथ अधिक ठीक से व्यवहार करता है। इसमें 2 नवजात समान जुड़वां बच्चे शामिल हैं, एक जो पृथ्वी पर रहता है और एक जो 4 प्रकाश वर्ष दूर निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की यात्रा करता है। यदि अंतरिक्ष यान 80% प्रकाश की गति से यात्रा करता है, जो मनोरंजक रूप से अधिक यथार्थवादी लगता है, तो गोल यात्रा में 10 साल लगेंगे, यानी पृथ्वी पर जुड़वा 10 साल का होगा जब उसका भाई वापस आएगा।
लेकिन अंतरिक्ष यान पर चालक दल प्रोमिक्स सेंटोरी और पृथ्वी को भी शिल्प के संबंध में देखता है और इसके कारण बिंदु ए और बी 2.4 प्रकाश वर्ष की दूरी तक कम हो जाते हैं, न कि 4। यात्रा के प्रत्येक चरण में 2.4 प्रकाश वर्ष लगेंगे। गति से विभाजित प्रकाश की गति का 80% 3 साल की अवधि के लिए एक तरफ 6 राउंड ट्रिप। इस प्रकार जुड़वा ऑनबोर्ड समय की समान सापेक्ष अवधि में 6 वर्ष की आयु का होगा। इतना तार्किक रूप से असंभव नहीं है। क्या असंभव है एक जुड़वा का प्रभाव 101% या प्रकाश की गति से अधिक यात्रा करना है? ये कम से कम इस परिदृश्य के अनुसार, जैसा कि हम इसे समझते हैं, उसे अतीत में यात्रा करने और अस्तित्व समाप्त करने का कारण बनता है, यानी जहाज से गायब हो जाता है और पृथ्वी पर अपने भाई के पास वापस नहीं आता है। 4. E=mc चुकता गणित के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध समीकरण ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध का वर्णन करता है। 1942 में यह एक शक्तिशाली नए हथियार के लिए एक महान विचार के रूप में कुख्यात था। आइंस्टीन को पता नहीं था कि इसका उपयोग एक बड़ा बेहतर बम बनाने के लिए किया जा सकता है, और रोया जब एनरिको फर्मी और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने समझाया कि ओक रिज, टेनेसी में क्या चल रहा था। ये समझाने के अलावा कि किसी भी आकार के पदार्थ में कितनी ऊर्जा समाहित है, यह इस बात का अन्वेषण भी प्रदान करता है कि जब ये तेजी से यात्रा करता है तो द्रव्यमान का क्या होता है। कोई चीज जितनी तेजी से यात्रा करती है, उसकी यात्रा को बनाए रखने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ही कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, वो अनंत द्रव्यमान तक पहुंच जाती है, और इस प्रकार उसे आगे बढ़ाने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भविष्य में यात्रा करने पर रोक नहीं लगाता है, क्योंकि सभी वस्तुओं को प्रकाश अवरोधक के पास जाना होता है। जब आप बियर लेने के लिए किचन में जाते हैं तो आप उसके पास जाते हैं। आपने भविष्य में जो दूरी तय की है वो मायने रखने के लिए बहुत महत्वहीन है, लेकिन तकनीकी रूप से आप समान रूप से नगण्य मात्रा में द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। एक अंतरिक्ष यान की तरह एक बड़ी वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा भविष्य में किसी भी सार्थक दूरी के रूप में, जैसा कि अर्थ हमारे संदर्भ के फ्रेम से संबंधित है, वर्तमान में वीवाई कैनिस मेजोरिस में मौजूद ऊर्जा से अधिक या उसके बराबर होगा, जो सबसे बड़ा तारा है जिसे हम जानते हैं का। लेकिन प्रकाश अवरोध को तोड़ने के लिए यात्री को अतीत में जाना होगा, और इसके लिए अनंत और फिर अनंत से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसे हासिल करना असंभव है। 3. टेम्पोरल कॉजुलिटी लूप ये भी एक विरोधाभास है और एक विशिष्ट परिदृश्य से संबंधित है। पहली बार मशीन का आविष्कार, आविष्कारक अपने दादा और दादी को प्यार करने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है, केवल गलती से अपने दादा को मारने के लिए। अब भविष्य में अस्तित्व में रहने के लिए बेताब वो अपनी भावी दादी के साथ सोता है और अपने पिता का पिता बनता है। इस प्रकार भविष्य में खुद को समय में वापस यात्रा करने और अपने पिता को फिर से पिता बनाने में सक्षम बनाता है। यह विरोधाभास अतार्किक है क्योंकि यह अतीत में इसके कारण से पहले भविष्य में होने वाले प्रभाव का वर्णन करता है। मान लीजिए कि आप बिग बैंग से पहले समय में वापस यात्रा करने वाले थे, किसी तरह बिग बैंग का कारण बनते हैं और इस तरह ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। भाग्य के संदर्भ में यह आपको 13.5 अरब साल बाद टाइम मशीन का आविष्कार करने और ब्रह्मांड बनाने के लिए वापस यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए होगा, ताकि टाइम मशीन का आविष्कार किया जा सके। यह मूल रूप से असंवेदनशील है। 2. लौकिक विरोधाभास यह अनिवार्य रूप से टेम्पोरल कॉजुलिटी लूप का नकारात्मक संस्करण है और इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहा जाता है। अतीत में यात्रा करना तार्किक रूप से असंभव होना चाहिए क्योंकि यह आपको समय में वापस जाने और खुद को मारने में सक्षम बनाता है। लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो आप खुद को मारने के लिए भविष्य से भूतकाल में कैसे जाएंगे? आलोचक, विशेष रूप से विज्ञान कथा के प्रशंसक, तुरंत यह इंगित करते हैं कि न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंग और मिचियो काकू जैसे लोगों की बदौलत गणित की हमारी समझ हर दिन बढ़ती है और इसके साथ समय यात्रा परिदृश्यों में शामिल तर्क की एक विस्तारित समझ आती है। लौकिक विरोधाभास का सबसे अच्छा वर्तमान काउंटर मल्टीवर्स है, जो आपके जीवन भर अनंत बिंदुओं पर अनंत संख्या में चीजों को करने का वर्णन करता है। आप 100 साल की उम्र में दूसरे ब्रह्मांड में बार की लड़ाई में लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक बच्चे के रूप में कैंसर से मर जाते हैं। लिस्टवर्स के बिना एक ब्रह्मांड की कल्पना करें। क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ इस संभावना को मजबूत विश्वास देती है कि मल्टीवर्स एक वास्तविकता है। ये लौकिक विरोधाभास और कई अन्य विरोधाभासों को नकार देगा, जिससे आपको अपने आप को मारने के बाद भविष्य की अनुमति मिलेगी। लेकिन मल्टीवर्स के अस्तित्व का अभी भी कोई पूर्ण रूप से निर्मित सिद्धांत नहीं है, और जब तक है, यह विरोधाभास खड़ा है। 1. नो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी स्पष्ट रूप से पिछली सभी प्रविष्टियां शुद्ध गणित की तुलना में तर्क के संदर्भ में अधिक आधारित है। ठीक हम समय यात्रा से संबंधित हर चीज को अपनी बहुत ही सतही समझ के अनुसार ही समझ सकते हैं।
एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन कार्य उस पर केंद्रित था जिसे अब हम सापेक्षता कहते हैं। उन्होंने इसके बारे में 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, लेकिन अगला कदम एक असीम रूप से अधिक महत्वपूर्ण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विद्युत चुंबकत्व के साथ एकीकृत करना है। आइंस्टीन इस पर काम करते हुए मर गए और आज के एगहेड्स ने केवल छोटे कदम आगे बढ़ाए हैं। आज तक के गणित के उच्चतम रूप को एम थ्योरी कहा जाता है, जिसे अभी तक पूरी तरह से वर्णित नहीं किया गया है। गणितज्ञों के लिए व्यवहारिक रूप से यह एक धर्म है, क्योंकि इसके बारे में इतना कम समझा जाता है कि कुछ लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते। ये ब्रह्मांड में 11 आयामों की पहचान करता है, केवल 4 नहीं, और इसके चैंपियन उम्मीद करते हैं कि यह 5 अलग अलग स्ट्रिंग सिद्धांतों को एकजुट कर सकता है जो इससे पहले थे, और जो एकमात्र कदम हो सकता है उससे परे हो सकता है। सभी के भौतिक गुणों और कानूनों का एकीकरण ब्रह्मांड के 4 बल। एम थ्योरी सभी 4 के संयोजन के लक्ष्य के साथ सामान्य सापेक्षता और क्वांटम ग्रेविटी के बीच एक सामान्य आधार की तलाश करती है। ऐसा करने के लिए ब्रह्मांड कैसे दिखाई देता है और यह कैसे कार्य करता है, इस पर एक गणितीय नजर रखना है, जब यह अभी भी एक असीम रूप से छोटा बिंदु था जो सभी को पैक कर रहा था। वो पदार्थ और ऊर्जा जो आज उसमें मौजूद है। इस तरह के भौतिकी को समझने के लिए एक गणितीय समझ को सक्षम किया जाएगा कि कैसे स्पेस टाइम में हेरफेर किया जाए और भविष्य में एक समय के लिए प्रीवर्ट किया जाए या अतीत में एक समय पर वापस लाया जाए। जब तक कोई सभी 4 बलों को स्पेस टाइम में प्रत्येक बिंदु के मान के साथ एक भौतिक मात्रा में एकीकृत नहीं करता है, तब तक हम किसी भी समय नहीं जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो पर। बाय।